हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन की। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कराया हुआ है। तो चलिए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। ऑप्शन ए है जब शिक्षक फुर्सत में हो, ऑप्शन बी जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, ऑप्शन सी कुछ समय के पश्चात और ऑप्शन डी है तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो बच्चों की जिज्ञासा हमें किस तरह से शांत करनी चाहिए? उनके अंदर इतनी धैर्य और इतनी वेट करने की जो क्षमता होती है इतनी नहीं होती है। तो जब शिक्षक फुर्सत में हो ऐसी कोई बात नहीं है, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो या फिर कुछ समय के पश्चात। तो इन सब आंसर में सबसे स्ट्रॉन्ग आंसर हमें लग रहा है तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। ऑप्शन ए है आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, ऑप्शन बी है आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, ऑप्शन सी आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, ऑप्शन डी है आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना, तो यहाँ पे अनपढ़ माता पिता या फिर पढ़े लिखे पेरेंट्स से हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं, उनको जिस बच्चे को जिस भाषा में सरलता हो, समझ हो, जिसमें आसानी हो, उस भाषा में हम सिखाएंगे। तो आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? 6 से 14 वर्ष के लिए, या फिर 7 से 13 वर्ष के लिए, 5 से 11 वर्ष के लिए, या फिर ऑप्शन डी है 6 से 12 वर्ष के लिए। तो बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है एक मौलिक अधिकार है, और ये आर्टिकल 21(21)(a) के अंतर्गत ये अधिनियम दिया गया है। और ये इसका संशोधन भी किया गया है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको लागू किया गया है। तो ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है राज्य के अंतर्गत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का। ऑप्शन बी है बाल मनोविज्ञान का, ऑप्शन सी है शिक्षा संहिता का, और ऑप्शन डी है अध्यापक एवं विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो एक शिक्षक के लिए, एक टीचर के लिए क्या मतलब क्या ज़रूरी होना चाहिए? तो अध्यापन विषय का ज्ञान, इससे कोई मतलब नहीं है। बाल मनोविज्ञान का, या फिर सबसे स्ट्रॉन्ग आंसर आप देख सकते हो, अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को होनी चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास को सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। ए और विकास सिर से पैर की ओर होता है, ऑप्शन बी है विकास पैर से सिर की ओर होता है, या फिर विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चे के विकास को सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार में से सत्य कौन सा सही है? तो विकास, अगर सबसे पहले समझते हैं विकास सिर से पैर की ओर, तो ये मस्तकाभिमुखी सिद्धांत होता है जो सिर से पैर की ओर होता है। पहले वो बच्चा सिर को कंट्रोल करता है, फिर उसके बाद अपने गर्दन को, फिर धड़ को, और लास्ट में अपने पैरों के संचालन करता है। और विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, तो द्विराभिमुखी सिद्धांत होता है जिसमें बच्चे का विकास मध्य भाग से शुरू होकर के लास्ट में परिधि की ओर जाता है। तो आपका आंसर होगा डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? स्थान बुद्धि संबंधी, या फिर भावनात्मक संबंधी, अंत वैयक्तिक बुद्धि, या फिर भावात्मक बुद्धि। तो गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया। तो गार्डनर ने सबसे पहले 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया था, और उसके बाद 8वीं बुद्धि का निर्धारण किया था 1998 में। उन्होंने 7वें प्रकार की बुद्धि का निर्धारण किया था, और लास्ट में उन्होंने 9वें प्रकार के भी बुद्धि को निर्धारण किया था, जो कि सन 2000 में उन्होंने 9वें प्रकार का बुद्धि जोड़ा था। एक बार आप गार्डनर के 9वें प्रकार की बुद्धि को आप देख सकते हो, भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, सांकेतिक बुद्धि, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, और व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि, और अस्तित्ववादी बुद्धि। तो इनमें से गार्डनर के 7 बुद्धि का अधिमान आपने अनुमान लगा ही लिया होगा। तो इसमें भावनात्मक बुद्धि ये गार्डनर के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरण के संबंध में सही कथन है। ऑप्शन ए है सेंसरी तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी है प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, ऑप्शन सी है मूर्त संचालन प्रक्रिया, और ऑप्शन डी है औपचारिक संचालन प्रक्रिया।
तो यहाँ पे पियाजे के चरणों की सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहली अवस्था जो होती है सेंसरी तंत्रिका तंत्र या फिर संवेदी पेशी अवस्था जो होती है, तो 0 से 2 वर्ष या फिर 24 महीने की होती है। इसमें बच्चा सिर्फ क्या करता है कि वो मूल व्यवहार को ही प्रवृत्त करता है, मूल व्यवहार की प्रवृत्ति को निभाता है। तो इससे कोई भी घटनाएं नहीं होती है तार्किकता की। तो ऑप्शन बी है प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज सेकेंड अवस्था मानी जाती है, जो कि 2 से 7 वर्ष की होती है। इसमें बच्चा अनुकरण करने की क्षमता, प्रतीकात्मक क्षमता इसमें उसके अंदर और प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं। वस्तु के बारे में जो स्थायित्वपन होती है कि यहाँ किस तरह से वस्तु कहाँ बच्चा खोज के निकाल सकता है, तो सेकेंड अवस्था में होते हैं, जो कि 2 से 7 वर्ष की टाइमिंग मानी जाती है। ऑप्शन सी जो कह रहा है मूर्त संचालन प्रक्रिया, इसकी जो टाइमिंग होती है इसका जो इस अवस्था में जो बच्चे का एज होता है वो 7 से 11 वर्ष की मानी जाती है। और इसमें बच्चा जो ठोस या फिर भौतिक वस्तुओं को देख करके तर्क करने की क्षमता रखता है। और इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चा तार्किक रूप से सोचने की क्षमता तो औपचारिक अवस्था में निभाता है, जो कि 11 से 15 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। और इसमें बच्चा अनुभव के साथ किशोरावस्था में आ जाता है और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता रखता है। इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है स्वीकार्यता, ऑप्शन बी प्रतिरोध, ऑप्शन सी क्रांति और ऑप्शन डी है अनुकूलन। तो सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी महिलाओं में से संबंधित नहीं है? स्वीकार्यता से है, क्रांति से है, अनुकूलन से है और प्रतिरोध की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैयक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन ए है व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने के प्रयास। ऑप्शन बी व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश। ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे पर्सनल डिफरेंसेस की बात हो रही है कि संबंध में अध्यापक किस तरह से भूमिका निभा सकता है। तो अगर पर्सनल की बात की जाए तो बच्चे के अंदर अध्यापक को जानने की एक तरह से इच्छा होती है कि उनकी दृष्टिकोण क्या है, अभिरुचि, योग्यता। और ऑप्शन बी व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रम उनको किस तरह से पाठ्यक्रम प्रोवाइड किया जाए, उनको जो कि समझ में आए और सरलता हो। तो इसलिए दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? वार्तालाप कौशल, ऑप्शन बी बहुविकल्पी प्रश्न और ऑप्शन सी परियोजना कार्य और ऑप्शन डी है मौखिक प्रश्न। तो जो अगर विद्यालय परिसर में किसी भी रचनात्मक कार्य को वैज्ञानिक विधि या फिर खोज प्रणाली को, विश्लेषणात्मक प्रणाली को निभाई जाती है, तो उससे निर्धारकों के लिए कौन सा उपागम वेस्ट नहीं है? वार्तालाप भी है और परियोजना कार्य भी है और मौखिक प्रश्न भी है। डिस्कशन मेथड ये भी अच्छा मेथड डिस्कशन मेथड से बच्चे रचनात्मक कार्यों को जानने के प्रयास करते हैं। इसमें जो आंसर ने इस उपागम नहीं है बहुविकल्पी प्रश्न, बी इज़ द राइट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ 31 नंबर से। तो अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।